हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो अगर आपने ताज़ा ताज़ा जावा सीखनी शुरू की है तो ये तीन शब्द आपने शायद ज़रूर सुने होंगे। जेवीएम, जेआरई और जेडीके। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये तीनों टर्म्स क्या करते हैं और इनका क्या यूज़ है जावा में। तो अगर आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझने हैं तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा टाइम ये समझने में बिताना होगा कि बाइट कोड क्या है। तो हम इसी से शुरू करेंगे कि बाइट कोड क्या है। तो होता यह है कि जब आपका कोई जावा प्रोग्राम है, डॉट जावा फाइल, उसको आप कंपाइल करते हो तो वो सीधे मशीन कोड में कंपाइल नहीं होता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बाइट कोड कहते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो आजकल हम जो लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब हम जो लिखते हैं वो एक इंग्लिश टाइप सिंटैक्स होता है, करेक्ट। लेकिन सिस्टम को तो मशीन कोड ही समझ आता है, मतलब कि बाइनरी फॉर्म, राइट। 1011। तो हमारा जो कोड होता है जो कि इंग्लिश टाइप सिंटैक्स है उसको हमको कंपाइल करना पड़ता है जिससे कि वो मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाए, जो मशीन को समझ में आए, तभी वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है या रन कर सकता है। तो ये होता है कंपाइलर का काम। एक और चीज होती है इंटरप्रेटर। वो भी यही चीज करता है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है हमारे कोड को। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमारी कोई फाइल है तो कंपाइलर इस पूरी फाइल को लेता है और कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, राइट। मशीन लेवल कोड। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो पहली लाइन पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल कोड में और एग्जीक्यूट करेगा। तो लाइन बाय लाइन जाता है इंटरप्रेटर। तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती हैं कंपाइल करके। और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, पर्ल है, जावा स्क्रिप्ट है, वो इंटरप्रेट करती हैं लाइन बाय लाइन। और फिर जावा है जो दोनों करता है। इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो इसमें कंपाइलेशन भी होता है जिससे हमको बाइट कोड मिलता है जो कि अभी मशीन कोड नहीं है, इट इज सम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। और फिर इंटरप्रेट भी होता है ये बाइट कोड, तब ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में बदलता है लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट होता है। तो एज एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फाइल है, लेट्स से टेस्ट डॉट जावा, तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे, जिसके लिए हम यूज करते हैं जावा सी। तो ये टूल है जावा सी, विच इज जावा कंपाइलर। और फाइल नेम, तो हमको एक फाइल मिलेगी टेस्ट डॉट क्लास, जो अभी मशीन कोड नहीं है, ये बीच की फाइल है। इसमें हमको क्या मिलेगा, बाइट कोड। अब इसके बाद हम इसको फिर से इंटरप्रेट करते हैं। तो जावा में टू स्टेप प्रोसेस होती है, टू स्टेप प्रोसेस, दोनों काम, कंपाइलेशन भी और इंटरप्रेटेड भी। तो ये चीज़ हम खुद करके भी देखते हैं। प्रोग्राम को हम लोग चलो अभी कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको, डॉट क्लास फाइल मिलती है कि नहीं और उसमें होता क्या है। तो ये प्रोसेस समझने के लिए कैसे डॉट क्लास फाइल बनती है जो कि बाइट कोड होता है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा उसका नाम है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो भी लिखा है उसको वो प्रिंट कर देता है। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है ये समझना है तो उसके लिए दूसरा वीडियो है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम, वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जस्ट ये देखेंगे कि इसको हम कंपाइल करें तो क्या होता है। तो यहाँ पर है ये प्रोग्राम, राइट, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो अगर हम इसको कंपाइल करना है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और उसके लिए हम यूज करते हैं जावा सी। और इस लोकेशन में तो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हमने लिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और कंपाइल कर दिया।
तो अब देखो तो यहाँ पे एक नई फाइल बन गई जिसका नाम है hello world डॉट क्लास। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर ही होंगे, पर ये अभी मशीन लेवल कोड नहीं है, इसमें जो है वो है बाइट कोड। अब अगर हमें इसको रन करना है तो हमको इसको इंटरप्रेट करना होगा। अभी जो हुआ वो कंपाइलेशन था इस लाइन में, राइट। तो दो स्टेप प्रोसेस, राइट। तो ये आधा काम हुआ, अभी हमको बाइट कोड मिला। अब हम इसको फिर से हेलो वर्ल्ड क्लास को रन करेंगे। ये डॉट क्लास नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, और उसके लिए हम यूज करते हैं जावा। अब ये इंटरप्रेट होगा बाइट कोड लाइन बाय लाइन, और मशीन लेवल में कन्वर्ट होगा और एग्जीक्यूट होगा। ये काम अब होगा, और हमको अपना आउटपुट मिल गया। जो इस प्रोग्राम को करना था इसने कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारी कंपाइलेशन की, जिसमें बाइट कोड मिला और फिर हम जेवीएम के थ्रू इसको इंटरप्रेट करके रन करा के अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, तो एज वी जस्ट सॉ, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमको एक डॉट क्लास फाइल मिली, तो ये बाइट कोड जो हमको मिला ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि सेम डॉट क्लास फाइल कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारी फाइल है टेस्ट डॉट जावा, डॉट जावा, इसको अगर हमने विंडोज सिस्टम में कंपाइल किया तो हमको एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल मिली, राइट। टेस्ट डॉट क्लास। अब जावा ये गारंटी देता है कि अगर हम ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल ले जाके लिनक्स सिस्टम में रन करें तो भी ये रन करेगी। ये मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, कि अपने एक डॉट क्लास फाइल कहीं भी बनाई किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल करके की, और उसको आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ले गए तो भी वो रन करेगी। तो अगर हमने लिनक्स में एक जावा फाइल बनाई और उसको कंपाइल किया और वो डॉट क्लास फाइल हम ले जाके विंडोज में रन करें तो वो रन करेगी। ये जावा गारंटी देता है। दैट्स व्हाट यू मीन बाय दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये बाइट कोड की वजह से होता है। तो बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और फिर हम जेवीएम के थ्रू इसको इंटरप्रेट करते हैं और बाइट कोड को रन करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा जावा हेलो वर्ल्ड करके। ओके, तो ये है काम बाइट कोड का। और ये भी हमने जाना कि जावा कंपाइल्ड भी होती है, इंटरप्रेटेड भी होती है, और हमको एक डॉट क्लास फाइल मिलती है जो एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम उससे रन करते हैं इंटरप्रेट करके, अब वो मशीन लेवल कोड बनता है और वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस सारे नॉलेज के साथ हम आते हैं जेवीएम में, जो कि है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये एक वर्चुअल मशीन है, इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर ही है, इट्स नॉट सम हार्डवेयर मशीन समझ के ऐसा लगे। इट्स अ वर्चुअल मशीन, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है जो जावा के साथ आता है। और आप कह सकते हो कि जेवीएम एक तरह से हार्ट है, दिल है जावा इकोसिस्टम का। और ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि आपकी फाइल को लोड करना, बाइट कोड को वेरीफाई करना, और बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना, और पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, माने कि आपकी सारी जावा की मेमोरी को संभालना, ये भी जेवीएम ही करता है। तो पहली चीज एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर, तो जेवीएम इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा यही बात करता है ओएस से कि हमारा प्रोग्राम रन कैसे होगा। तो अगर हमारे पास कुछ जावा कोड है, राइट, जावा कोड, और कुछ ओएस है, कोई भी ओएस, विंडोज, लिनक्स, तो इनके बीच में जेवीएम रहेगा। तो अगर आपको कोड रन करना है तो जेवीएम को इंस्ट्रक्शन जाएगा, जेवीएम ओएस से बात करेगा कि मेरे को ये कोड रन करना, उसके लिए मेरे को कुछ मेमोरी चाहिए, रैम में कुछ जगह चाहिए,
और कुछ सीपीयू साइकिल्स चाहिए जिससे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये काम भी जेवीएम ही करता है, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। ओएस आपको सीपीयू साइकिल देगा, मेमोरी देगा, उसमें आपका प्रोग्राम लोड होगा, फिर ये जेवीएम इंटरप्रेट करेगा और ओएस में भेजेगा, सीपीयू साइकिल उसको मिलेंगे तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा काम जेवीएम करता है। और जब आपकी फाइल कंपाइल होके डॉट क्लास बनती है तो उसमें जो बाइट कोड होता है उसको वेरीफाई भी करता है। तो जेवीएम बाइट कोड वेरीफायर का काम भी करता है कि जो बाइट कोड मिला वो सेफ है कि नहीं एग्जीक्यूट करने को। इसके अलावा जेवीएम क्लासेस लाता है क्लास लोडर के थ्रू। तो क्लास लोड करने का काम जेआरई करता है, इनफैक्ट जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जब जेवीएम को कुछ क्लासेस रन करनी होती हैं, होता यह है कि अगर आपका एक जावा प्रोजेक्ट है बड़ा सा तो उसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, राइट, 100 1000, तो सारी एक साथ लोड नहीं होती हैं। जब आप रन करना शुरू करते हैं तो एक क्लास को कुछ दूसरी क्लास की डिपेंडेंसी है, तो वो रन टाइम पे उसको लोड करेगा कि ओके आई नीड दिस क्लास, क्लास ए को क्लास बी चाहिए। तो जेवीएम देखता है ओके अब मेरे को क्लास बी भी चाहिए, तब वो उसको जेआरई के थ्रू लोड करा के यूज़ करता है। तो ये काम भी जेवीएम के थ्रू होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। तो जेवीएम में बहुत सारे रन टाइम डेटा एरिया होते हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि हीप मेमोरी। तो सारे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो सारे हीप मेमोरी में बनते हैं। और आपके थ्रेड की जो प्राइवेट मेमोरी होती है कि उसमें मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस मेथड में कुछ वेरिएबल है जो कि लोकल वेरिएबल हैं, वो सब जाते हैं स्टैक मेमोरी में। और जब ये सारे ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं तो इनको फिर हटाना भी होता है, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस जिसको कि गार्बेज कलेक्शन कहते हैं वो भी जेवीएम ही रन करता है। तो जो ऑब्जेक्ट अभी कोई रेफरेंस नहीं है वो सारे ऑब्जेक्ट को ये क्लीन करता रहता है बीच बीच में। जावा गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस चलती है जो कि जेवीएम चलाता है, और वो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को हटा देता है मेमोरी से, जिससे कि नए ऑब्जेक्ट के लिए जगह रहे मेमोरी में। तो ये सारे काम आपके जेवीएम के थ्रू ही होते हैं। अब इन सबके साथ एक और चीज है कि आपकी जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट इट गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस बिकॉज जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जेवीएम जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है। तो आपका एक जेवीएम होगा लिनक्स के लिए, एक जेवीएम होगा विंडोज़ के लिए, जेवीएम होगा मैक के लिए। तो अगर आपने एक डॉट क्लास फाइल बनाई, जो कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे राइट, कि अगर हमने एक विंडोज़ में फाइल कंपाइल की, हमको एक डॉट क्लास फाइल मिली, उसको हम लिनक्स में रन करने ले जाएं, वो इसलिए रन करेगी क्योंकि वहाँ पे जो जेवीएम होगा वो लिनक्स के लिए लिखा होगा और वो मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा इसको जो लिनक्स में चल सके। और अगर आप विंडोज़ में रन करेंगे तो ऐसा मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा जो विंडोज़ को समझ आए। सेम वे फॉर मैक। तो जेवीएम हमारा इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म में भी हम रन कर रहे हैं जावा कोड, और वहाँ पे इंस्टॉल भी होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप जेडी के इंस्टॉल करने जाओ तो अलग अलग जेडी के होते हैं, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए, राइट। तो मेरे को ये सवाल पहले आता था कि अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा तो फिर एक ही इंस्टॉलेशन क्यों नहीं है, क्यों हमारे पास अलग अलग इंस्टॉलेशन है विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, यूनिक्स के लिए। तो वो अलग अलग इंस्टॉलेशन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जेवीएम अलग होता है। तो आई होप आपको समझ आया कि जेवीएम क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और उसकी वजह से क्यों जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अब हम आते हैं दूसरे टर्म में जिसका नाम है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जेआरई ही है जो हमको एक इन्वायरमेंट देता है जिसमें जावा एप्लीकेशन रन हो सके। तो इसके पार्ट होता है जेवीएम खुद ही, जेआरई में जेवीएम रहेगा, इसके अलावा कुछ कोर लाइब्रेरीज रहती हैं
जैसे java.lang, java.util, java.io और ऐसी ही और बहुत सी लाइब्रेरीज। तो ये सब लाइब्रेरीज कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी देती हैं, जैसे आईओ, इसमें सारा इनपुट आउटपुट रहेगा, तो आपका फाइल सिस्टम। यूटिल बहुत सी यूटिलिटीज देता है। लैंग आपके कोर पैकेजेस, जो कोर लैंग्वेज के फंक्शनैलिटी है वो देता है। तो जब भी हम कुछ प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं जेवीएम के थ्रू, तो इसको कुछ अलग फाइल चाहिए होती हैं, वही इसमें दिखाया हुआ है। तो जावा फाइल कंपाइल हुई डॉट क्लास फाइल में, वो इंटरप्रेट करेगा जेवीएम और एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करते समय उसको लगेगा ओके, अभी मेरे को ये फाइल चाहिए या ये लाइब्रेरी चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तब वो जेआरई से वो लाइब्रेरी लेगा। जैसा हमने देखा ना क्लास लोडर में भी ये क्लास लोड होंगी, तो ये जेआरई ही देता है सारी लाइब्रेरीज। अब एक मेन चीज जो है जेआरई के लिए, कि अगर आप केवल जावा एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, उसको खुद लिखना नहीं है, कंपाइल नहीं करना है, आपको जावा कोड केवल रन करना है, इफ यू आर जस्ट एन एंड यूजर, तो आपको केवल जेआरई इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अगर आप जावा कोड डेवलप कर रहे हो, उसको कंपाइल कर रहे हो, तो आपको चाहिए पूरी जावा डेवलपमेंट किट, वही आपका थर्ड टर्म जेडीके। तो जेडीके एक सुपर सेट है जेआरई का, इसका मतलब जो भी जेआरई में है वो जेडीके में रहेगा। तो जेआरई इसका मतलब जेवीएम भी। उसके अलावा इसमें डेवलपमेंट टूल रहते हैं, जैसे कि जावा सी जो कि जावा कंपाइलर है, जावा डॉक जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है, जावा पी जो कि एक डिसअसेंबलर है, जो आपके डॉट क्लास को क्या क्लास स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, और बहुत सी डीबगिंग यूटिलिटीज, तो आप डीबग कर सकते हो कोड। वो सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट के लिए जो जो भी चाहिए वो सब देता है। और कुछ और एडिशनल लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग। आपको अगर जार बनानी है तो वो, आपको थ्रेड डंप देखना है तो जे स्टैक रहता है एक यूटिलिटी। तो ऐसी बहुत सी और चीज़ें भी जेडीके का पार्ट है। तो अगर आपका काम ये है कि आप जावा कोड लिखो, उसको कंपाइल करो, तो फिर आपको जेडीके चाहिए। और केवल एंड यूजर है जो केवल रन कर रहा है जावा कोड, तो उसको जेआरई चाहिए। आई होप यू ऑल आर प्लानिंग टू डेवलप सम कोड, दैट इज वाई यू ऑल नीड जेडीके। तो आप सबको जेडीके इंस्टॉल करना होगा, इसीलिए, जिससे कि आप कोड लिख सको, उसको कंपाइल कर सको। तो यही है, ये तीन टर्म जेआरई, जेडीके और जेवीएम। तो आई होप कुछ समझ आया आप लोगों को कि ये तीन टर्म क्या करते हैं और इनका क्या यूज है। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.